हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं आप सबके लिए। उसका सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। क्या है पावर प्लांट इंजीनियरिंग? पावर प्लांट इंजीनियरिंग हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 4 सेमेस्टर का एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। आज इसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर मेरे इस वीडियो सेशन में आपको कहीं भी गलती नज़र आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दें। तो आते हैं हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग पर, जिसका पहला चैप्टर है शक्ति उत्पादन यानी पावर जनरेशन। शक्ति उत्पादन क्या है? शक्ति उत्पादन, तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पावर जनरेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का मतलब है कि कुछ ऐसे प्लांट तैयार किए जाएं जिससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो जो रिन्यूएबल होती है वह धीरे धीरे, या कह सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल है वह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और नॉन कन्वेंशनल को बढ़ावा मिल रहा है। तो यहाँ पे हम पूरे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में यही देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल जो अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं उनसे हम कैसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। और ज़्यादातर जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ही जनरेशन की बात करेंगे। तो आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को थोड़ा झांक लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस है जो हमें यह बताता है कि आपको कितना पढ़ना है और कितना ज़रूरी है। क्योंकि परम ज्ञान तो किसी को होना नामुमकिन है। तो आते हैं सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमें पढ़ना है पहला मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमें पढ़ना है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। वैसे तो इसके बारे में हमने चर्चा कर चुकी है ऊर्जा संरक्षण वाले सब्जेक्ट पे। अगर आप उसको नहीं पढ़े हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब आते हैं फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस। अर्थात पावर स्टेशन है जहाँ से हम एनर्जी प्राप्त करेंगे या ऊर्जा को जनरेट करेंगे, पावर को जनरेट करेंगे। तो कितने प्रकार के पावर जनरेशन स्टेशन के बारे में हम जानेंगे। पहला होगा थर्मल, उसके बाद होगा हाइड्रो गैस जिसमें डीजल, एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लास्ट है कंपैरिजन ऑफ जनरेटिंग स्टेशन। तो हम पढ़ते हैं मेन रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के मुख्य स्रोत। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हम दो प्रकार के हैं। पहला है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और दूसरे हैं अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो देखिए, जो कन्वेंशनल है उसको भी हमने एक और दो और तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में, शायद तीसरा आपको दिख नहीं रहा होगा, वो कुछ इस प्रकार से है। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो कन्वेंशनल क्या होते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हमें मूल रूप से जो प्रकृति में प्राप्त होते हैं, अर्थात ऊर्जा के वे स्रोत जिनकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। मतलब कि अब शायद ही इनका निर्माण हो, क्योंकि आपको तो पता है कि जैसे ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन है, ये सारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी पृथ्वी के विकास के समय से बनते आ रहे हैं और धीरे धीरे इनका विनाश, या कह सकते हैं इनका खत्म होना शुरू हो रहा है। और उसके पायदान पे हमारा पहला है ईंधन यानी फ्यूल्स। ईंधन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन यहाँ फिर से है तो फिर से पढ़ना जरूरी है। पहला है ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन।
अब ठोस ईंधन में अलग अलग हैं, जैसे लकड़ी होगी, पीट होगा, लिग्नाइट कोल होगा, चारकोल होगा और कोयला होगा। तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे आगे के वीडियो लेक्चर्स में। और फिर है द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में जैसे आप जानते ही हैं, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, कैरोसिन है, फ्यूल है, ऑयल है, बेंजोल है, सेल ऑयल है, गैसोलीन है आदि। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोलियम, आप तो गाड़ी चलाते हैं तो यूज करते ही होंगे। प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस ओवन, गैस ब्लास्टर और फर्नस गैस इत्यादि। अब आते हैं जल ऊर्जा या द्रव ऊर्जा स्रोत और फिर नाभिकीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स में सौर ऊर्जा पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी जिसे ग्रीन एनर्जी भी कहते हैं। और इंडिया में इसका बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह फ्री है और बहुत ही आसानी से सौर ऊर्जा द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और सरकार भी मदद कर रही है इसके लिए। अब आते हैं वायु ऊर्जा, विंड एनर्जी। वायु से भी हम ऊर्जा जनरेट कर सकते हैं, इसके जनरेशन है, इसके पावर प्लांट्स भी बनाए गए हैं, कई सारे हैं। ज्वारीय ऊर्जा जिसे टिडल एनर्जी कहते हैं, ज्वार भाटा में। फिर आते हैं भूतापीय अर्थात जियोथर्मल एनर्जी। और है हमारा पांचवा बायोगैस या बायोमास ऊर्जा। तो चलिए आते हैं हम, पहले हेडिंग हमारी होगी ठोस ईंधन। ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल। अब ठोस ईंधन क्या है? देखिए, ठोस ईंधन को हमने बताया था कि कई भागों में बांटा गया है। जैसे ए में है, पहले हम कोयला के बारे में जानेंगे थोड़ा सा, और इसके बारे में यूपीपीसीएल में भी कई बार जिक्र किया गया है। कोल के बारे में यानी इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो इसका कोयला का मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है? इसका मुख्य अवयव होता है कार्बन, हाइड्रोजन, है ना। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2 कह सकते हैं, और सल्फर तथा राख S आदि हैं। ठीक है, मतलब कि कोयला जो है उसमें मुख्य अवयव होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा और राख होगी। क्या बोलते इसे? राख। ये ईंधन ठोस रूप में होते हैं तथा जलाने पर CO2 व CO देते हैं। क्या देते हैं? चलिए जान लेते हैं। ये ईंधन क्या होते हैं? ठोस रूप में होते हैं, तो लिख लेते हैं ठोस रूप में होते हैं, जलाने पर CO2 व कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसके कई टाइप्स भी हैं, उन टाइप्स को भी जान लेते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि इनके टाइप का क्वेश्चन बनना है और यूपीपीसीएल में भी बनता है और कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जनरल नॉलेज के रूप में भी आ जाता है, तो जानना बहुत ज़रूरी है। पीट कोयला, ये तो आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री में फ्यूल्स वाले चैप्टर में, पर जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पढ़ ले। पीट कोयला, लिग्नाइट एवं ब्राउन कोयला, लिग्नाइट एवं ब्राउन कोयला,
ब्राउन कोल। बिटुमिन कोल, बिटुमिनस भी कहते हैं इसे, बिटुमिनस कोल। अगला है एंथ्रासाइट। अब इनके बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा कि पीट कोयला क्या है और लिग्नाइट कोयला क्या है, बिटुमिनस कोयला क्या है, एंथ्रासाइट कोयला क्या है। तो मुझे लगता है इस तरह लिखते लिखते पढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। सो इसके लिए आते हैं पीट कोयला। तो पीट कोयला तो आपको सबको पता ही है कि यह निम्न कोटि का है। तो पहले क्या लिखें, निम्न कोटि का, निम्न कोटि का। और क्या है, जलाने पर राख निकलती है ज़्यादा, है ना, जलाने पर ज़्यादा राख एवं धुआं भी कह सकते हैं, निकलता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कार्बन की मात्रा। ये 50% से लेकर के 60% तक होती है। और यह जीवाश्म ईंधन है, जो लकड़ी द्वारा, जो लकड़ी जलाते हैं ना, जो उससे कोयला प्राप्त होता है उसे पीट कोयला कहते हैं। तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। जो लकड़ी द्वारा मिलता है। लकड़ी द्वारा मिलता है। और अत्यधिक आर्द्रता होने के कारण इसमें, अत्यधिक नमी कह सकते हैं ना, इसमें अत्यधिक नमी या आर्द्रता, कुछ भी कहें आप, नमी या आर्द्रता, आर्द्रता होने के कारण इसे प्रयोग में लाने से पहले सुखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। सो इस तरह में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ और शायद वो सही होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो आते हैं लिग्नाइट के रूप में। लिग्नाइट के रूप में क्या है, तो लिग्नाइट यह प्राकृतिक में पाउडर रूप में पाया जाता है। किसमें होता है, पाउडर रूप में, पाउडर रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। आर्द्रता राख अत्यधिक होती है, आर्द्रता, आर्द्रता राख ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें ये घरेलू, वो घरेलू में प्रयोग किया जाता है। रंग भूरा होता है, तो इसमें लिखते हैं घरेलू में उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्य में उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। किया जाता है। और क्या है, इसमें कार्बन की मात्रा देख लेते हैं। इसका रंग भूरा होता है,
भूरा रंग का होता है। और इसमें कार्बन की मात्रा, ये भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 65 से 70% तक होती है, ये ज़रूर याद रखना। पीट कोयले में कितना था? 50 से 60, इसमें 65 से 70 है। अब आते हैं बिटुमिनस, विटुमिनस कोयला के रूप, थोड़ा जान लेते हैं। विटुमिनस क्या होता है? जलने के उपरांत पीला तथा धुआं सहित फ्लेम उत्पन्न करता है, यानी जलने पर या जलने के बाद, जलने पर पीलापन तथा धुआं सहित फ्लेम उत्पन्न करता है। धुआं सहित फ्लेम उत्पन्न करता है। फ्लेम मतलब समझते हैं, लपटे, फ्लेम उत्पन्न करता है। मुलायम कोयला होता है, इसे कहते हैं मुलायम कोयला, सॉफ्ट कोयला। और अगला है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है कोकिंग कोल, कोकिंग, वैसे हमें ये सब पढ़ना नहीं लेकिन जानना जरूरी है। और नॉन कोकिंग। और इसमें कार्बन की मात्रा वही 70% से लेकर के 85% तक। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। पीट कोयला में कितना था? 50 से 60%। लिग्नाइट में कितना है? 65 से 70%। इसमें 70 से 85%, यानी कार्बन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब आते हैं एंथ्रासाइड, जो चौथा होता है कोल का टाइप होता है। एंथ्रासाइड में पहला तो हम देख लेते हैं, यह कठोर होता है। क्या होता है? कठोर, कठोर होता है, चमकदार होता है, चमकदार होता है, धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे जलता है, एक बार जलाने पर ताप बनाए रखता है, एक बार जलाने पर भट्टियों में या भट्टी में तापमान बनाए रखता है। और इसमें कार्बन की मात्रा वही 85% होती है, लगभग वो भी। कार्बन की मात्रा, एक बार फिर से रिवीजन। पीट कोयला में 50 से 60% कार्बन, लिग्नाइट में 65 से 70, बिटुमन में 70% से 85 और एंथ्रासाइट में 85% होती है। अब आते हैं, इसके बाद हमें पढ़ना था द्रवीय ईंधन, तो लिखने में टाइम ज़्यादा जा रहा था इसलिए मैंने पहले से लिख लिया था। तो अब आते हैं द्रवीय ईंधन। तो इसके बाद हम जानते हैं द्रवीय ईंधन अर्थात ऐसे ईंधन जो द्रव रूप में होते हैं, जैसे पेट्रोल होता है, बेंजीन होता है, केरोसिन होता है, डीजल होता है। केरोसिन को मिट्टी का तेल भी कहते हैं। हल्का ईंधन तेल होता है, भारी ईंधन तेल। ये सब मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं इन दोनों का। अब आते हैं इनके बारे में, उसे हमें जानना नहीं है इसलिए इस पे इसके डिटेल पे नहीं जाएंगे। अब आते हैं गैसीय ईंधन। तो गैसीय ईंधन भी दो प्रकार के हैं, कई प्रकार की हैं, जिनमें से दो तीन मुख्य हैं, तो उन्होंने उनका डिस्कशन मैं कर रहा हूँ आपके सामने। पहला है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में जो मुख्य रूप में पाई जाती हैं वह होती है मेथेन गैस और दूसरी होती है ईथेन। ये दोनों मुख्य होती हैं किसमें? प्राकृतिक गैस में। दूसरा प्रोड्यूसर गैस, कोक या चारकोल के अपूर्ण दहन, अर्थात जो कोक होता है हमारा, चारकोल होता है, उसको जब अपूर्ण रूप से दहन करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें से कार्बन यानी मोनोऑक्साइड और N2 निकलती है, यही होती है प्रोड्यूसर गैस। इसका उपयोग स्टील उद्योग में किया जाता है। अब आते हैं कोल गैस, H2 और CO तथा हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन
इसके क्या होते हैं, मुख्य अवयव होते हैं कोल गैस के। अब आते हैं जल ऊर्जा क्या है, सही से दिख नहीं रहा, हाँ अभी भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो जल ऊर्जा या द्रव ऊर्जा स्रोत पढ़ना, वाटर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी सोर्स। तो आते हैं इसमें क्या है, जल ऊर्जा का मतलब होता है जैसे जल है उससे हमें एनर्जी प्राप्त करना है। तो जैसे हमारी नदियां हैं, अन्य स्रोत हैं, जल के जो स्रोत हैं जहाँ पे जल इकट्ठा किया जा सकता है तो वो होगा, इकट्ठा होगा। फिर जल की स्थितिज ऊर्जा अर्थात जो जल इकट्ठे होते हैं, तो आपने कक्षा 12 में फिजिक्स में पढ़ाई होगा कि जिन नदियों का पानी स्थिर होता है वो स्थिर जो जल होता है वह कौन सी ऊर्जा में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, जो डैम में होते हैं। फिर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा का मौलिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, अर्थात स्थितिज ऊर्जा में जो जल होता है, स्थितिज ऊर्जा के कंडीशन में जो जल होता है उसको टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है और टरबाइन घूमने लगता है और यहाँ पे मौलिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होने लगता है। यानी कुल मिला के कहें तो हमें ऊर्जा मिलने लगती है। और हमारा मुख्य जो मोटो है वो यही है कि हमें किसी न किसी तरह से एनर्जी प्राप्त करनी है, अर्थात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन करना है। और इसी के साथ एक और भी है जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। वैसे तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन इनका इस्तेमाल या कह सकते हैं इनके प्लांटों का हम ज़्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनसे रेडिएशन निकलती हैं जो मनुष्यों के जीवन को बहुत ही प्रभावित कर रही हैं या प्रभावित करती हैं या करती आ रही हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन होता है और नाभिकीय संलयन दोनों द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे हम नाभिकीय विखंडन पर ही चर्चा करेंगे। ये होता है प्लूटोनियम 235 अयस्क के रूप में प्रयोग किया जाता है और 231 ईंधन के रूप में होता है। ये है प्लूटोनियम 239 और प्लूटोनियम 124 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ईंधन को नाभिकीय ईंधन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में यहीं तक, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप शानदार रहिए और हंसते रहिए तथा थर्ड सेमेस्टर का रिवीजन भी करते रहिए, क्योंकि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का हमें पैरेलल एग्ज़ाम देना है एक के बाद एक। सो मुझे पता था कि आपके पास शायद बुकें उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं आपके लिए ये सब कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतने ज़्यादा लोगों के पास से पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है जिस प्रकार से पेंडेमिक है, जिस प्रकार से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, किताबों का मिलना मुश्किल है। सो तब तक के लिए धन्यवाद, शानदार रहिए, बाय बाय, टाटा।